हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार जूनियर अकाउंटेंट यानी कनिष्ठ लेखाकार भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और इन बैच को या ये आप कह सकते हैं कि इन सभी क्लासेस को मैं महा मैराथन क्लासेस के नाम से लेकर के आ रहा हूं। आप प्लेलिस्ट के अंदर अगर जाकर के देखेंगे तो आपको 10 वीडियोस ऑलरेडी मिल जाएंगे, जिसके अंदर अपन ने पहली यूनिट जो आपके सिलेबस में दे रखी है उसको कंप्लीट किया है। आज अपन जो है एक नई यूनिट जो आपकी सेकेंड यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी वाली, उसको पढ़ने वाले हैं। और लगभग उस पूरी यूनिट के नोट्स केवल 14 पेज के अंदर आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। जो भी विद्यार्थी नोट्स अगर लेना चाहता है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड है, पहले ही बता दूं, कंप्लीट नोट्स जूनियर अकाउंटेंट के आपको मिल जाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी लेना चाहता है कांटेक्ट कर सकता है। इसके साथ साथ ये सभी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलर सुबह 11 बजे आ रही है, तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन करके अपने नोट्स बना सकते हैं। और आज से तो हमने एक और मैथमेटिक्स की क्लास भी शुरू की है, जो शून्य से गुरु शिखर बैच है उसके अंदर। तो वो मैथ्स की क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हैं। डेफिनेटली आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है उससे। और आप लोगों के एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं, आप लोगों को पता होगा उसके। तो आप उन्हें जो है डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो है जो भी जहां भी सेंटर वगैरह जो भी इसमें बताया गया है वो देख लीजिएगा। मैंने उसके बारे में सिर्फ सुना है और जो है नोटिफिकेशन आया था वो देखा है, बाकी मैंने उसको पूरा डिटेल में कहीं किसी का एडमिट कार्ड निकलवा करके नहीं देखा है, तो इसलिए उसकी जानकारी आप खुद ले लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन अभी क्लास की ओर, क्योंकि ज्यादा फोकस अभी हमारा क्लासेस लेने पर है। बाकी जो तमाम अपडेट्स वगैरह है वो बहुत सारे लोग दे ही रहे हैं, है ना। चलो बात करते हैं अपने आज की। तो देखिएगा कि विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो विद्युत क्या होती है? तो किसी भी चालक तार में आवेश का जो प्रवाह होता है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? बेसिकली आवेशों का प्रवाह। तो किसी भी विद्युत चालक के अंदर या चालक तार में जो विद्युत प्रवाह होगा, जो आवेश का प्रवाह होगा, वो आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव बिंदु की ओर होता है। अब ये पहला ही क्वेश्चन यहां से बन सकता है इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के अंदर कि जो आवेशों का प्रवाह है वो किस ओर होता है। तो आवेशों का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा। दूसरा, और आवेशों की जो प्रवाह की दर है, उस आवेशों के जो प्रवाह होने की स्पीड है, जो दर है, पर सेकंड में कितना आवेश प्रवाह हो रहा है, उस दर को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा क्या है? आवेशों का प्रवाह, आवेशों के प्रवाह की दर। इस प्रकार से अलग अलग चार ऑप्शन दे दिए गए, तो आप कह देना कि विद्युत धारा का मतलब है आवेशों के प्रवाह की दर। क्लियर? फिर देखिए, विद्युत धारा की जो दिशा है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। तीसरा क्वेश्चन, तीन लाइनें पढ़ाई, तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं, एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल भी सकता है आपको, पहले बता दूं भाई। तो पहली पॉइंट क्या है? उच्च विभव से निम्न विभव आवेशों का प्रवाह। दूसरा पॉइंट, आवेशों के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और फिर क्या बताया कि जो आपका विद्युत धारा है वो हमेशा कैसे बहेगी? तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर बहती है। इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत होती है। अब ये लाइन भी याद रखना कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाते हैं उसके ठीक विपरीत दिशा में विद्युत जो है वो प्रवाह होती है, या जो धारा है वो प्रवाह होती है। समझ में आ गई बात? तो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो है विद्युत जो है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज जो होगा, ऋणात्मक आवेश जो होगा, उसके विपरीत दिशा में प्रवाह करेगी। किस दिशा में प्रवाह करेगी? तो जो ऋणात्मक आवेश है उसके विपरीत दिशा में प्रवाह करेगी, पॉजिटिव आवेश की दिशा में ही प्रवाह करती है। तो अब ध्यान रखना, यहां पर जो छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन के तो क्या होगा? विपरीत होगी धारा, आई से रिप्रेजेंट की जाती है, तो मैंने आई बना दिया।
इलेक्ट्रॉन और विद्युत धारा की दिशा तो विपरीत है, लेकिन जो प्रोटॉन की दिशा होती है या प्रोटॉन के प्रवाह की दिशा है या किसी भी पॉजिटिव आवेश के प्रवाह की जो दिशा है वो और करंट की दिशा यानी विद्युत धारा की दिशा समान होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, हर कोई ये बता देता है कि ऋणात्मक दिशा या ऋणात्मक आवेशों के विपरीत होती है, ऋणात्मक आवेशों के विपरीत होती है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि विद्युत धारा किस दिशा में बहती है और वहां ऑप्शन होते हैं ऋणात्मक दिशा, ऋणात्मक आवेशों की दिशा में, पॉजिटिव आवेशों की दिशा में, न्यूट्रल की दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो वहां आपको याद होना जरूरी है कि पॉजिटिव आवेश की दिशा में प्रवाह करती है। ठीक, आगे देखिए, फिर आ जाता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को ही अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो बता ही दिया कि आवेशों की प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब अपन जो है यहाँ पर जो आई इक्वल टू क्यू अपॉन में टी एक रिलेशन है उसको देख लेते हैं। तो माना किसी बिंदु से अगर मान लीजिए क्यू आवेश जा रहा है, किसी भी एक बिंदु से क्यू आवेश जा रहा है, वो भी टी समय में, कितने समय में, टी समय के अंदर क्यू आवेश जाता है किसी एक बिंदु से। तो आप ये बताइए कि विद्युत धारा की वैल्यू क्या होगी। तो विद्युत धारा हो जाएगी क्या, आवेश बट्टे समय। भाई आवेश कितना बह रहा है और उस आवेश को बहने में कितना समय लग रहा है, इसका जो अनुपात होता है उसी को कहते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा इज इक्वल टू हो जाएगा आवेश बट्टे समय, और आवेश का वैल्यू क्या, आवेश को ही अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश में, क्यू से। ठीक है, और समय को अपन करते हैं टाइम यानी टी से। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी एक रिलेशन होता है, ये याद रखना। और आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। क्या याद रखना है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन में टी होता है। ठीक है, क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश बट्टे समय होता है, याद रखना। फिर देखिए Q जो है उस Q की वैल्यू क्या होती है, यानी इस आवेश की वैल्यू होती क्या है। Q इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन ई, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन ई होता है, याद रखिएगा भैया। Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन ई होता है। और जहां पर E की जो वैल्यू है वो होती है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश की वैल्यू। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है उसे अपन स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो वैल्यू होती कितनी है, तो वो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलम। कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलम होती है। तो Q इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन ई, याद रखना। E क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलम। और N क्या होता है सर, कोई भी वैल्यू, एन जीरो भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, कोई भी। सर जीरो होगा तो, अरे भाई एन बराबर जीरो हो गया तो क्यू बराबर जीरो, इसका मतलब वस्तु के ऊपर जो आवेश है वो नहीं है, न्यूट्रल है, जीरो है। ठीक है, समझ में आ गई बात। देखिए अब इसका मात्रक क्या होता है, तो फिर इसका मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, या फिर कुलम प्रति सेकेंड। किसका है ये मात्रक, विद्युत धारा का। इतना तो पता होना चाहिए कि विद्युत धारा पढ़ रहे हैं, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, या जिसे आप कह सकते हैं कुलम प्रति सेकेंड। क्योंकि जो आवेश है उसे अपन कुलम में मापते हैं तो उसकी इकाई होती है कुलम, और समय की इकाई क्या है, सेकेंड, इसलिए कुलम प्रति सेकेंड को अपन एम्पियर कहते हैं। और एम्पियर क्या है, विद्युत धारा का मात्रक है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, याद रखना। और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। कितना होता है, 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। यदि किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से एक कूलम आवेश, कितना, एक सेकेंड के अंदर एक कूलम आवेश गुजरता है, तो उस परिपथ में धारा जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर हो जाएगी। कॉमन सेंस की बात है कि भाई आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी है। आई इज इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन में टी है।
थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूं क्योंकि अपनी एग्जाम डेट जो है घोषित तो हो ही गई थी, अब तो एडमिट कार्ड भी आ गए, तो अब तो पास दिन ही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी है। अब Q जो है वो अगर आ गया 1 कूलम और T जो है वो आ गया 1 सेकेंड, तो 1 कूलम बटे 1 सेकेंड यानी कि कूलम प्रति सेकेंड, और वो एम्पियर होता है इसलिए उसको कहते हैं 1 एम्पियर। क्लियर? तो ये ध्यान रखना। फिर अब देखिए इसका मापन कैसे होता है। तो विद्युत धारा का जो मापन है वो आप अमीटर से करते हो। किससे करते हो? अमीटर से करते हैं। ठीक है, और अमीटर को हमेशा परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये भी ध्यान रखना कि जो अमीटर है जिससे अपन विद्युत धारा मापेंगे, वह अमीटर हमेशा परिपथ के अंदर कैसे जोड़ा जाएगा? तो श्रेणी क्रम में, सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, फिर देखिए विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि होती है क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं होती है। क्लियर? परिमाण और दिशा इसके दोनों होते हैं, लेकिन जो विद्युत धारा है वो आपके त्रिभुज के योग के जो नियम होते हैं उनको फॉलो नहीं करता है। जो वेक्टर होते हैं ना, सदिश, उन सदिशों के द्वारा त्रिभुजों के योग के नियम को फॉलो किया जाता है। लेकिन ये विद्युत धारा एकमात्र ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी राशि है जिसके पास में परिमाण और दिशा दोनों है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, फिर भी यह एक सदिश नहीं है क्योंकि यह त्रिभुजों के योग के नियम को फॉलो नहीं करता है। तो याद रख लेना ये कि यह जो है, आप यहां स्टार डाल के लिखते रहना, छोटी छोटी चीजें जो लिखवा रहा हूं वो भी, कि त्रिभुज योग नियम का पालन नहीं करता है। विद्युत धारा जो है वो त्रिभुज योग का नियम जो है उसका पालन नहीं करता, इसलिए यह क्या नहीं है? सदिश नहीं है। और लेकिन इसके पास दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, फिर भी ये क्या है? अदिश है। ठीक है, याद रखना। इसके प्रकार जो है वो दो है, एक है दिष्ट धारा जिसे अपन डायरेक्ट करंट कहते हैं, और एक होता है प्रत्यावर्ती धारा जिसे अपन कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट को सीधा सा याद रखने का तरीका यह है कि जो डायरेक्ट करंट है वह हमेशा एक ही दिशा में फ्लो करता है, एक ही दिशा में बहता है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वह लगातार अपनी दिशा को बदलते रहता है। सर दिशा किधर भी होती है क्या? नहीं, सीधा सा आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि करंट जो है वो ऐसे चलता है, सीधा एकदम, है ना, यू ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, जबकि अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा यूं डुक 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 ऐसे नाचते हुए चलता है बस। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अब आपके पास में इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो छोटा सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। ऐसा न्यूमेरिकल अगर आपके एग्जाम में आ जावे तो आप कैसे करेंगे? देखिएगा कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ये पूछ लिया गया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यही दे रखा है इसलिए जल्दी से अपन करेंगे। आपको पता है कि मैंने बता दिया Q बराबर होता है Ni, बता दिया ना मैंने, Q बराबर प्लस माइनस Ni। Q की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम आवेश, E की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो अब सीधी सी बात है, N की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे? Q बराबर Ni फॉर्मूले के अंदर Q की वैल्यू 1 कूलम रखी, N की वैल्यू पता नहीं है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम रखी, तो N बराबर आ गया 6.25 इंटू 10 की घात 18। कितना आ गया? 6.25 इंटू 10 की घात 18। ये क्या हो गया? ये 1 कूलम आवेश के अंदर, 1 कूलम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। अब ये याद रखना क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, फिर देखिए अब बात करते हैं विभव यानी पोटेंशियल और विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी बात करते हैं? पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पर बेस्ड क्वेश्चन एलडीसी एग्जाम में आ चुका है, इसलिए थोड़ा सा इसको प्रिपेयर करिएगा। तो दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रखी जाती है, तो धनात्मक आवेश हमेशा उच्च विभव से
निम्न विभव वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। तो ध्यान क्या रखना है कि जो धनात्मक आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है, वह हमेशा जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होता है, प्रवाहित होता है। ठीक है। और किसी भी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वो उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। तो आपको इसमें ये याद रखना है डेफिनेशन। अब आपका टाइम चूंकि बहुत जल्द नजदीक आ चुका है, इसलिए मैं जल्दी से समझा देता हूं कि दो पॉइंट है अपने पास में, ए और बी। इन दोनों पॉइंटों का अलग अलग कुछ न कुछ विभव होता है। ठीक है, पोटेंशियल होता है इनका खुद का। उस पोटेंशियल का जो अंतर होगा उसे अपन क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और ध्यान रखना कि हमेशा धनात्मक आवेश कहां जाएगा, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। अब ये जो विभवांतर है, अगर दो बिंदु जैसे एक ये रहा ए, एक ये रहा ये बी, तो ए और बी ये जो दो बिंदु है इनका अलग अलग विभव है, उस विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। अब विभवांतर है तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पर जब इस चार्ज को चलना होगा तो कुछ न कुछ कार्य करना होगा उस विभवांतर को क्रॉस करने के लिए। तो आपका उस विभवांतर को क्रॉस करने के लिए किया गया कार्य बट्टे जो आवेश है जिसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, भाई ए से बी तक जाने में किया गया कार्य और जिसको जाना है उसका, दोनों का जब आप अनुपात लेते हो, कार्य बट्टे आवेश का अनुपात, उसी को कहते हैं विभवांतर। तो ये जो दोनों बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर का मतलब क्या होता है कि ए से लेकर बी बिंदु तक पहुंचने के लिए किया गया कार्य और जिस आवेश को लेकर के जा रहे हो उस आवेश का भाग देने पर निकलने वाला अनुपात ही क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। ठीक है। अब इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि आपको ये हमेशा याद रखना है कि इनफाइनाइट वाला जो बिंदु होगा, जो इनफाइनाइट पर, अनंत पर अगर कोई बिंदु उपस्थित है तो वहां पर जो विभवांतर होता है, पोटेंशियल जो होता है, वो हमेशा कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है। और अगर आपने चार्ज एक कूलम जो है उसको इनफाइनाइट से उठा करके किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर लेकर आए, मान लो ये इनफाइनाइट है, ये एक ए बिंदु है, इनफाइनाइट से उठाकर ए बिंदु पर एक कूलम आवेश को लेकर के आ गया। ठीक है। तो ये जो इनफाइनाइट वाला बिंदु है वहां तो पोटेंशियल कितना होगा, शून्य होगा। ए पर मान लेते हैं कोई ना कोई पोटेंशियल होगा वी ए। ठीक। तो इनफाइनाइट से उठाकर जब आप ए बिंदु पर आए एक कूलम आवेश को लेकर के, तो इनफाइनाइट पर तो क्या हो गया, शून्य हो गया, खेल खत्म। और अब ए के ऊपर तक लाने में किया गया जो कार्य होगा वो इसी कार्य आवेश के बराबर हो जाएगा, यानी कि इस ए बिंदु का आवेश और ए बिंदु तक आने में किया गया कार्य बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट पर जो आवेश है वो तो शून्य है। तो अब शून्य में से किसी को भी घटाओ वापस से वही संख्या आती है, इसलिए क्या हो जाएगा, V ऑफ ए बराबर हो जाएगा W। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए, किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से एकांक धन आवेश को उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ये वही पॉइंट है जो अभी समझा दिया आपको। इनफाइनाइट से आप ए बिंदु तक ला रहे हो तो इनफाइनाइट पर शून्य होता है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि ए पॉइंट के ऊपर जो ए पॉइंट है वहां पर लाने में इस एक कूलम का आवेश को कार्य जो किया गया होगा वो होगा वी ए बराबर डब्ल्यू ही होगा। ठीक है। फिर अब इसका मापन कैसे होता है, तो विभवांतर, जैसे विद्युत धारा का मापन अमीटर से होता है, विभवांतर का जो मापन है वो वोल्ट मीटर से करते हैं। किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से करते हैं और इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो याद रखना कि अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और विभवांतर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये वापस से यहां लिख रहा हूं मैं, पूछा जा सकता है इसलिए बार बार देख लो। अमीटर को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है। और आपके वोल्ट मीटर को किस में जोड़ोगे, तो वोल्ट मीटर को जोड़ा जाएगा
समांतर क्रम में। किसमें जोड़ोगे? समांतर क्रम में जोड़ोगे। ठीक है, याद रखना। हाँ, जिस किसी को ये नोट्स चाहिए हो वो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। 7073153937 नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये एक और क्वेश्चन है जो अभी आपको फॉर्मूला बताया ना मैंने कि ए बिंदु से बी बिंदु के पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है ए से बी तक लाने में किया गया कार्य बटे आवेश। वो फॉर्मूला जो बताया उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए सुनिएगा कि 2 वोल्ट 10 वोल्ट, सॉरी 2 नहीं, 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि 10 वोल्ट विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10। ठीक है, के दो बिंदुओं के बीच 10 वोल्ट विभवांतर है दो बिंदुओं का, उनके वहां पर मान ऐसे आप इधर देखना। अब मुझे पता है कि फिजिक्स है इसलिए थोड़ा सा कम समझ आएगा। ए से लेकर के बी तक आप आ रहे हो, ए से लेकर के बी तक आ रहे हो, तो ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 10 वोल्ट। कितना है? 10 वोल्ट। और जो लेकर के आ रहे हो आवेश वो कितना है? 3 कूलम का। तो कार्य कितना होगा ये पूछा है। तो क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। वी बी माइनस वी ए हो गया आपका 10 बराबर डब्ल्यू बटे क्यू की वैल्यू है 3, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 30 जूल। क्लियर? तो 30 जूल आपको कार्य करना होगा। इसका परफेक्टली सॉल्यूशन ये रहा, पूरा मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो 30 जूल कैसे आएगा वो बता दिया है। फिर देखिए, जो फिजिक्स है उसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को पढ़ा जाता है तो इसके बार बार हमें सर्किट डायग्राम यानी परिपथ बनाने होते हैं। तो परिपथ जो बनाना है, परिपथ बनाने के लिए बार बार तो अपन बड़े बड़े बल्ब या बड़ी बड़ी प्रतिरोधों को या वोल्ट मीटर या मीटर को नहीं बना सकते। उनके लिए यहाँ पर कुछ प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, यानी कुछ सिंबल्स का उपयोग किया जाता है। वो सिंबल्स मैं आपको बता देता हूं, इस सिंबल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए याद रखना, विद्युत सेल जो होता है उसके लिए होता है, ये नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं यहां बना रहा हूं। विद्युत सेल के लिए होता है ये। ठीक है, विद्युत सेल के लिए क्या करना होता है? 2 लाइनें खींचनी होती है आपको बढ़िया, एक बड़ी और एक छोटी सी। क्लियर? वापस से बना देता हूं, देख लो इधर बड़ी, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, एक बड़ी लाइन खींचनी होती है, एक पास में छोटी लाइन। छोटी वाली लाइन जो होती है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है, जो ऋणात्मक सिरा होगा उसको छोटी लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो बड़ी लाइन खींच रहे हो वो धनात्मक सिरे को प्रदर्शित करती है बैटरी के। ये ध्यान रखना। फिर प्लग या फिर जो कुंजी होगी, जो बटन होगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे ब्रैकेट बना करके बीच में डॉट लगा दिया जाता है और दोनों तरफ वायर जोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में प्रतिरोध के लिए तो आपको पता ही होगा, ये रहा ऐसे जिगजैग 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 जिगजैग। ठीक है, ये प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। और वोल्ट मीटर है तो कुछ भी नहीं करना है, ऐसे एक बीच में गोला बना दीजिए, वी लिख दीजिए और ऐसे छोड़ दीजिए, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। ऐसे ही अमीटर के लिए बीच में ए लिख दीजिए बस। और विद्युत बल्ब के लिए तो ये रहा, ये ना आधा दिल बनाना है, नीचे से कनेक्ट मत करना वरना दिल बन जाएगा। बस ये आधा ऐसे। ठीक, समझ में आ गई बात? तो ये प्रतीक है 6 जो आपको याद रखने हैं। इन प्रतीक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है कि बल्ब को निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित करता है। तो बल्ब कैसे प्रदर्शित होगा दिखा दिया मैंने। आपका अमीटर, वोल्ट मीटर, प्रतिरोध और कुंजी और आपके बैटरी कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक, फिर इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक रहता है ओम का नियम। ओम के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले वो बता दूं कि जो भी पदार्थ जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होगा वो अगर ओम के नियम का पालन करता है तो उसे अपन ओमिक पदार्थ कहते हैं, और अगर वह ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है तो उसे नॉन ओमिक पदार्थ कहते हैं। यानी कि ओमीय
ओमिक पदार्थ या फिर अओमीय कह सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो ओमीय पदार्थ या अओमीय पदार्थ, जो ओम के नियम का पालन करे ओमीय, नहीं करे वो अओमीय। देखिए, ओम का नियम जो है वो जर्मनी के वैज्ञानिक है, जिनका नाम था डॉक्टर जॉर्ज साइम ओम। क्या नाम था? डॉक्टर जॉर्ज साइम ओम। इन्होंने 1826 के अंदर, कब? 1826, 1826 के अंदर जो है आपके क्या किया था? किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मध्य संबंध एक नियम द्वारा व्यक्त किए थे, जिसे अपन ओम का नियम कहते हैं। सर क्या बताया? कुछ नहीं, 1826 के अंदर ओम नामक एक वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने ये बताया कि जो एक वायर है, उस वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी विभवांतर होगा। तो उस वायर के अंदर जो विभवांतर है वो, और उस वायर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा, इन दोनों में एक संबंध होता है। ऐसा किसने कहा था? इस ओम नामक वैज्ञानिक ने ही कहा था। क्या कहा था? देख लीजिए एक बार, कि ये यहां से यहां तक मान लीजिए एक वायर है ए से बी बिंदु तक, और ए से बी बिंदु तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लो वी ए बी है। ए से लेकर बी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वो है वी ए बी, ठीक है। और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई। तो आई और इस विभवांतर यानी इस विभव, इन दोनों में एक संबंध होता है, और वो संबंध होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है धारा के। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। ऐसा कहा था आपके किसने? डॉक्टर जॉर्ज साइम ओम ने। कब? 1826 के अंदर। इसी को अपन ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। बाद में इन्होंने इस समानुपाती के निशान को हटाने के लिए, इस साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट निकाला, और वो नियतांक था R, जिसे अपन कहते हैं प्रतिरोध। तो V इज इक्वल टू होता है आई आर। यही है ओम का नियम। और सबसे सिंपल क्वेश्चन तो यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से ओम का नियम है, और फिर कह दिया R बराबर वी आई, वी बराबर आई आर, आई बराबर वी अपॉन आर, आर अपॉन वी बराबर आई। इस प्रकार से चार दे दिए थे, तो वी बराबर आई आर इतना सही था। ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि विभवांतर और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तो जो इनका ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है, और ये ग्राफ कहलाता है ओमिक ग्राफ। क्या कहलाता है? ओमिक ग्राफ। ये ओम नामक वैज्ञानिक ने दिया था इसलिए। और ये जो आपका आर प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का मात्रक भी ओम नामक वैज्ञानिक के नाम से ही है, ओम ही है, ठीक है। तो प्रतिरोध जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक, ये याद रखना। और इसके बाद में ओम नियम में और कुछ है नहीं, बाकी ये जो थ्योरी वाला पॉइंट है ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक। एक आप ये ध्यान रखना, एक ओम का मतलब क्या होता है? तो एक ओम का मतलब हो गया कि किसी भी तार से 1 वोल्ट विभवांतर जो है वो है, तब उसमें से धारा कितनी प्रवाहित हो जाएगी? 1 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी तार से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तथा उसका विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो उसमें प्रतिरोध की जो मात्रा होगी उसे अपन कहेंगे 1 ओम प्रतिरोध। क्लियर? ठीक है। तो 1 ओम प्रतिरोध क्या होता है कि जब वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस हो 1 वोल्ट का और करंट हो 1 एम्पियर, ठीक है। अब और इस पर बेस्ड क्वेश्चन है कि एक चालक तार का प्रतिरोध जो है वो ज्ञात करना है, यदि उसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। यानी कि ऐसा कह रहा है कि एक अपने पास में वायर है जिसमें 0.5 एम्पियर करंट प्रवाहित होता है, ठीक है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 2 वोल्ट। तो बताओ उसमें धारा कितनी, उसमें रेजिस्टेंस कितना है, प्रतिरोध कितना है? आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब V की वैल्यू कितनी है? देखो 2 वोल्ट।
आई की वैल्यू कितनी है 0.5, आर की वैल्यू निकालनी है। आर बराबर हो जाएगा 2/0.5, ये पॉइंट हटा ऊपर गया 4 आ गया, कितना आ गया 4 ओम। ठीक है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। क्लियर, एकदम अच्छे से। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। हो सकता है आज मैं थोड़ा सा फास्ट हूं, क्योंकि आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि हमारा टारगेट है कि हम लगभग 10 फरवरी तक क्लासें लेंगे। तो तब तक आपका कोर्स जो है जितना ज्यादा हो सके उतना जल्दी और अच्छे से करवाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप लोग नोट्स ले लीजिए तो आपको और अच्छे से क्लियर फटाफट समझ में आता जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे अगली क्लास में।